हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। देन हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन के हमारे पास तीन मेथड्स हैं जो हम वन बाय वन करेंगे। एंड देन हमारे पास डिवीजन है ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि है मोनोमियल बाय मोनोमियल, polynomial, binomial, okay, and polynomial by a polynomial. सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे बच्चों इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले और देखते हैं आगे हम। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं कवर करूंगी कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ओके, सो हम इस चैप्टर में जो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हो तो वो क्या होते हैं। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ पर मैंने एक नेचुरल नंबर लिया है 30। अब हम इसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स, वो होंगे उसके फैक्टर्स। ओके, 30 को हमने यहाँ पे लिखा है 2 into 15। ओके, और हमने यहाँ पे लिखा है 3 into 10, और हमने लिखा है 5 into 6, और हम इसको 1 into 30 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 into 30 भी क्या होता है 30, और 1 क्या होता है इसका फैक्टर। 1 बच्चों हर नंबर का फैक्टर होता है। ओके, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो यहाँ पे हमने देखो पहले 1 से बनाया तो 1 into 30 बना, देन 2 into 15, देन 3 into 10, देन 5 into 6। ओके, अब आप नेक्स्ट बनाना शुरू करोगे तो आपको 6 into 5 ही मिलेगा। तो क्योंकि अभी रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो इसके आगे हमें नहीं बनाना होता है, हमें हमारे फैक्टर्स मिल चुके होते हैं। अब आपको फैक्टर्स कौन से लेने हैं, एक ये वाले 1 2 3 5 और एक ये वाले 6 10 15 30। ओके, ये होते हैं इसके फैक्टर्स। ओके, सो फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, वो नंबर जो इस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ओके, सो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो इस 30 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो 1 1 2 3 5 6 10 15 13, ये सारे फैक्टर्स हैं 30 के। ओके, और इसमें हमारे पास 2 3 और 5 जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 30 के। ओके, तो जब हम नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म। ओके, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है उसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी एल फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, वो नंबर वो फैक्टर्स जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ओके, सो व्हेन वी फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। ओके, और वो जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों। ओके, तो एग्जाम्पल है यहाँ पर 5xy+3x। इसमें दो टर्म्स हैं बच्चों। टर्म्स कैसे अलग होती हैं प्लस और माइनस से। एक टर्म है हमारे पास 5xy, एक है 3x। तो इसमें तीन नंबर्स हैं 5x और y। तीनों को जब आप अलग अलग लिख देते हो 5x और y, तो ये 5xy के फैक्टर्स बन जाते हैं। और 5 को हम सिर्फ 1 और 5 ही लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है क्योंकि 1 हर एक टर्म का फैक्टर होगा ही होगा। ओके, अब 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into x, तो 3 और x इसके फैक्टर्स हैं। ओके, और अब अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो वो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। सो हम उसको आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास है 3x और x+2। ओके, अब इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो मेरे पास एक आएगा 3, एक आएगा x, और एक आएगा x+2। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूं तो ये ऐसे बनेगा 3 into x into x+2। ओके, तो ये क्या है बच्चों, इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, और अब आप इसको इससे ज्यादा और फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 3 को सिर्फ हम 1 और 3 ही लिख सकते हैं। ओके,
तो इसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स का मतलब होता है कि अब इसको आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे सपोज मैंने 3 की जगह अगर यहाँ पे 6 लिखा होता, ओके, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करते? आप पहले 6 के फैक्टर्स बनाते। 6 के फैक्टर्स होंगे 2 और 3, और 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और फिर x और फिर x+2। ओके, और अब ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं क्योंकि अब इनको आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब हम आगे करते हैं, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसके हमारे पास सबसे पहला मेथड है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो कॉमन फैक्टर से हम कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है फैक्टराइज 2x+4। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी टर्म्स लिखो। हमारे पास दो टर्म्स हैं, 2x और 4। 2x के फैक्टर्स होंगे 2 और x, और 4 के फैक्टर होंगे 2 और 2। ओके, तो मेरे पास क्या है बच्चों, 2x के फैक्टर्स हो गए 2 और x, 4 के फैक्टर हो गए 2 और 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही टर्म्स में एक 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। ओके, दोनों टर्म्स में 2 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो उस 2 को आप बाहर ले लोगे। ओके, जब उस 2 को आप बाहर ले लोगे तो इस वाले ब्रैकेट में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें बचेगा x, और सेकंड वाले ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा 2। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ये लिख, यहाँ पे देखो, 2x+4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, x+2। तो ये क्या हो गए बच्चों, इसके फैक्टर्स। ओके, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मतलब आपके पास ये आया 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, जिसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं? अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x+2। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, अगर आपको याद हो बच्चों तो। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? a टाइम्स b प्लस c। आप इसको a को पहले b से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इस a को c से कर सकते हो। ओके, सो जो एक्सप्रेशन है हमारा 2x+4, ये बच्चों बिल्कुल सेम है 2x+2, बस हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है और इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, 2 और x+2। ये इसके फैक्टर्स हैं, और ये इररिड्यूसिबल है बिकॉज इसको अब आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है बच्चों मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले आप हर एक टर्म में से हर एक टर्म के फैक्टर्स बना लो, और फिर वो नंबर जो हर एक टर्म में कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स थी बच्चों, तो दोनों टर्म्स में हमने कॉमन लिया। अगर दो से ज्यादा टर्म्स होंगी तो हर एक टर्म में वो नंबर आना चाहिए, तभी आप उसको कॉमन ले सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे, फैक्टराइज 12x+36। ओके, सो 12x के फैक्टर अगर मैं बनाऊं तो क्या आएंगे बच्चों, 2 × 2 4, 4 × 3 12, और एक x। ओके, अब जैसे 12 को आप बच्चों 2 × 6 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि 6 को भी आगे फर्दर आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो, इसीलिए 6 नहीं लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे 6 को। ओके, अब 36 के फैक्टर्स बनाएंगे, सो आएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। ओके, और आप अगर ऐसे फैक्टर्स नहीं बना सकते हो तो आप इस तरीके से भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, 2 × 18, 2 × 9। ओके, फिर ये कितने से जाएगा बच्चों, 3 से, 3 × 3। तो देखो हमें सेम फैक्टर्स मिले हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें से इसके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12x+36। ओके, और अब अगर आप इसके कॉमन फैक्टर्स देखो तो आप एक के पास एक 2 आ रहा है, और एक 2 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है। ओके, सो 2 × 2 4, 4 × 3 12, मतलब ये हम यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं बाहर 12 कॉमन ले लूँ तो फर्स्ट वाली 12x में से आपने 12 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ से आपने ये तीनों नंबर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 3। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। ओके, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतने छोटे छोटे फैक्टर्स में भी कई बार हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, मैं आपको आगे डायरेक्ट भी बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। सेकेंड है हमारे पास 22y-33z। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? इसमें बच्चों हमारे पास है 22y। ओके, सो 22y के 2 × 11 दो फैक्टर बनेंगे और एक होगा y।
33z, 33z के भी दो ही फैक्टर बनेंगे, 3 × 11, और एक है हमारे पास z। और अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? तो ये है हमारे पास 22y माइनस 33z। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 11। ओके, तो अब आप ये 11 को ले लो बाहर। फर्स्ट वाले में से आपने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2y, और सेकंड वाले में बचेगा 3z। ओके, ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ बच्चों, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए है, आप लोग इसको ऐसे मार्क नहीं करोगे। ओके, अब थर्ड वाला करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको अलग अलग फैक्टर्स लिख के दिखा रही हूँ ना, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे करना है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 14pq प्लस 35pqr। ओके, 14 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 7, और फिर है आपके पास pq। 35 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 × 7, और फिर है आपके पास pqr। और अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लो। ओके, अब डायरेक्ट कैसे कॉमन लेंगे हम? देखो, यहाँ पर हमारे पास 7 आ रहा है। ओके, तो उठाओ 7 को और बाहर लिख दो। अब वेरिएबल्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है? एक p कॉमन आ रहा है और एक q कॉमन आ रहा है। ओके, तो p और q को हम ले लेंगे बाहर, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से आपने ये तीनों फैक्टर्स बाहर ले लिए तो अंदर बचेगा 2। यहाँ से आपने ये तीनों फैक्टर्स बाहर ले लिए तो अंदर बचेगा 5r। और ये है बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ फैक्टर्स लिखे हैं, ओके, ये आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है। ओके, तो हम आगे करते हैं। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। ओके, अब हम इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये भी हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और इसको अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। कॉमन फैक्टर्स आपने सीख लिया, अब टर्म्स को रीग्रुपिंग करके कैसे उनको फैक्टराइज करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ओके, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहली 2 टर्म्स को ग्रुप कर लिया और लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुप कर लिया। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, 2xy प्लस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, और जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उनको इस ब्रैकेट में लिख दिया। अब मुझे इनमें से कॉमन लेना है। ओके, अब कॉमन लेने के लिए अब आप चाहो तो इसको अलग से फैक्टर्स बना लो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आप एक एक नंबर देखो, 2 और 2 यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन है, और y कॉमन है। कॉमन हमेशा वो लिया जाता है बच्चों जो दोनों टर्म में हो, तीनों टर्म्स में हो, या चारों टर्म्स में हो। ओके, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 की ग्रुपिंग की है तो मैं 2 में से कॉमन लूंगी। अगर आप 3 टर्म्स कंसीडर कर रहे हो तो आप 3 में से कॉमन देखोगे, और अगर आप 4 टर्म्स ले रहे हो तो आप चारों में से कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और y, तो यहाँ से 2y चला गया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से ये पूरा 2y चला गया तो यहाँ बचेगा 1। ओके, अब सिमिलरली आप यहाँ पर सेकंड वाले ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से आपने 3 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ओके, अब आपके पास बच्चों 2 टर्म्स हैं, एक है ये और एक है ये, और इन दोनों ही टर्म्स में आपके पास ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x प्लस 1 को बाहर ले लेंगे, और जब इस वाले में से x प्लस 1 बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा 2y, और यहाँ से पूरा x प्लस 1 बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 3। ओके, यहाँ से x प्लस 1 चला गया 2y, यहाँ से x प्लस 1 चला गया 3। ओके, सो x प्लस 1 इज और 2y प्लस 3, ये दोनों क्या है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनको अब आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज बच्चों कि क्या हमेशा ग्रुपिंग पहले 2 और लास्ट 2 की होनी चाहिए? ओके, हम इनको डिफरेंट रीग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 2xy और 3x को एक साथ लिख दूं, और फिर 2y प्लस 3 को एक साथ लिख दूं, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, सॉरी x कॉमन आएगा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि इनमें यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे सिर्फ x है। x कॉमन ले लिया तो बचेगा 2y प्लस 3।
और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 दोनों में नहीं आ रहा, y दोनों में नहीं आ रहा, 3 दोनों में नहीं आ रहा, तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा। ओके। और अब ये देखो, ये 2y+3 दोनों में आ रहा है, तो आप 2y+3 बाहर ले लोगे और अंदर बचेगा x+1। तो अब आप देख रहे हो कि आपको दोनों में ही आंसर सेम मिला है। ओके। क्या हम किसी और तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं? देखो, अगर मैं 2xy और 3 को ले लूँ और 2y+3x को ले लूँ, तो बच्चों अब मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले पाऊंगी। यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा और इधर से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब आप रीग्रुप तो कर सकते हो, आप ग्रुपिंग तो डिफरेंट वे से कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर कि आपको उसके फैक्टर्स मिल रहे हैं। ओके, आप कुछ कॉमन ले पा रहे हो। अगर आप कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो, तो आप उसकी ग्रुपिंग को डिफरेंट तरीके से करो। ओके बच्चों, तो अब हम आगे करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ओके, सो पहला है हमारे पास 12x और 36। क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। सो 12x और 36 के हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो जब हमसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो फिर आपको बच्चों सारे फैक्टर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे। ओके, फिर आप डायरेक्ट नहीं करोगे। 12x, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? अभी ये सेम क्वेश्चन हमने किया था। 2 × 2 4, 4 × 3 12 और x। 36 के क्या फैक्टर्स होंगे बच्चों? 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। ओके, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, एक आपके पास ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 × 2 × 3 मीन्स 12 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। ओके, सेकंड देखते हैं, 2y और 22xy। तो 2y के क्या फैक्टर्स बनेंगे बच्चों? सिर्फ 2 और y। और 22xy के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 × 11 × x × y। ओके, और अब अगर आप देखो तो इसमें कॉमन फैक्टर है एक 2 और एक है बच्चों ये वाला y। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होंगे बच्चों? 2 और y, ये इसका आंसर है। ओके, आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर का आंसर देना है। थर्ड करते हैं बच्चों, 14 pq। 14 pq के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 × 7 × p × q। 28 p² q²। ओके, 2 × 2 4, 4 × 7 28 p आपके पास 2 बार आ रहा है बच्चों, और q भी आपके पास 2 बार आ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? ध्यान रहे, हमें फैक्टराइज नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 7 दोनों में कॉमन है, एक p भी हमारे पास कॉमन है, और एक ये q भी हमारे पास कॉमन है। ओके, तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर 2 7 p और q, तो ये बनेगा 14 p q। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 2x के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और x। 3x² के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 3 × x × x। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2। ओके, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। 2 बच्चों इसमें आ रहा है, लेकिन 3x² में नहीं आ रहा। x यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 4 में नहीं आ रहा। ओके, 3 सिर्फ इसमें आ रहा है। तो हमें कॉमन वो लेना होता है जो तीनों में आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास 3 नंबर्स हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स ए बी सी। ओके, तो इसमें हमारे पास 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 और 3, एंड देन है आपके पास ए बी और सी। फिर है हमारे पास 24ab²। ओके, so 2 into 2 and 4 into 2 8, 8 into 3 24, and then आपके पास है a और b है आपके पास 2 times। फिर है आपके पास बच्चों 12a²b। 12 आएगा 2 into 2 4, 4 into 3 12, and a into b। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, एक ये 2, ओके, और एक हमारे पास ये 3 है बच्चों जो तीनों में आ रहा है। एक हमारे पास a है जो तीनों में आ रहा है, और एक हमारे पास b है जो तीनों में आ रहा है। ओके, सो 2 into 3 into a into b, यानी 6ab जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर 16x³ जिसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, x x और x। फिर है हमारे पास बच्चों -4x²। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 into 2 into x into x। ओके, अब है हमारे पास 32x। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, और आएगा हमारे पास यहाँ पर x। अब हम निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने 2 कॉमन है, देखो 1 2 2। 2 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है जो कॉमन है। उसके बाद x 1 1 टाइम। ओके, तो ये आएगा आपका 4x। नेक्स्ट करेंगे 10p³ ओके, 10 के फैक्टर्स हैं 2 into 5 into p into q। फिर है आपके पास 20QR, so 2 into 2 4, 4 into 5 20, q और r। फिर है आपके पास 30rp। ओके, सो ये आएगा बच्चों 2 into 3 into 5। ओके, एंड r और p। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखो तो एक 2 आपके पास कॉमन है, एक आपके पास 5 कॉमन है, और p कॉमन नहीं है, q भी कॉमन नहीं है, और r भी कॉमन नहीं है। ओके, सो 2 into 5 मतलब इसका कॉमन फैक्टर होगा 10। ओके, नेक्स्ट करेंगे 8th पार्ट इसका 3x² ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 into x into x into y एंड y 3 टाइम्स लेंगे हम यहाँ पर 10x³ 2 into 5, ओके सॉरी यहाँ पे y² है बच्चों इसके साथ, तो 2 into 5 10, और x आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स। ओके, और y है हमारे पास 2 टाइम्स, और फिर है हमारे पास z। थर्ड है हमारे पास 6x² y² z। तो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 into 3, और x 2 बार आ रहा है, y आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, और z सिर्फ 1 टाइम है। तो अब हम यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे।
सो कॉमन फैक्टर्स देखें इसमें क्या क्या आ रहा है बच्चों। 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। एक्स कितने कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 2x हैं जो कॉमन आ रहे हैं, जो तीनों में आ रहे हैं। और सेम ही बच्चों यहाँ पे 2 y भी हैं जो कॉमन है, लेकिन z कॉमन नहीं है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है इसके कॉमन फैक्टर। ओके, अब आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो बच्चों, देखो सबसे पहले आप नंबर्स में कॉमन ढूंढो। 3, 10 और 6 में कोई कॉमन है, नहीं है। अब आप x देखो, क्या तीनों में x है, तीनों में x है। अब x की जो सबसे लीस्ट पावर है ना उसको बाहर ले लो। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर, तो वो कॉमन है। ओके, फिर y देखो, क्या y तीनों में आ रहा है, y तीनों में आ रहा है। ओके, y की जो सबसे लीस्ट पावर है वो क्या है, वो ले लो। y क्यूब, वाई स्क्वायर, तो लीस्ट पावर हो गई वाई स्क्वायर। अब z देखो, z तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो z कॉमन नहीं है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि ये मेथड बड़ा लंबा हो जाता है बच्चों। ओके, तो आप डायरेक्ट भी अगर आपके जैसे एमसीक्यू आता है, 1 नंबर का आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, अब हमें करना है फैक्टराइज। तो अब आपने 2 मेथड सीखे हैं फैक्टराइज करने के, कि आप एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो और फिर आप या तो ग्रुपिंग करो। ओके, अब बच्चों ग्रुपिंग तो आप तब करोगे जब आपके पास 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी, जब 4 टर्म्स होंगी तब आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो अभी हमारे पास 2 टर्म्स हैं फर्स्ट पार्ट में, तो हम इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और अब मैं आपको कराऊंगी ये डायरेक्ट। ओके, एक पार्ट में आपको शो करती हूँ, फिर हम करेंगे डायरेक्ट। 7x को हम लिख सकते हैं 7 × x, और -42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 7, तो वो 7 आपका आ जाएगा बाहर। और यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ से आपने 7 ले लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से आपने 7 ले लिया तो यहाँ बचेगा 6, और यही इसका आंसर है बच्चों। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। 6p -12q। ओके, तो अब आपको सबसे पहले नंबर में देखना है कि कॉमन क्या है। 6 और 12 दोनों 6 से डिविजिबल है बच्चों, तो मैंने 6 बाहर ले लिया। 6 बड़ा हाईएस्ट फैक्टर है इसके अंदर। अब p यहाँ पर है, इसमें नहीं है, q इसमें है, फर्स्ट वाले में नहीं है। तो इसका मतलब मैंने 6p में से 6 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा p। और 12 के क्या फैक्टर्स होंगे, 6 × 2, तो यहाँ बचेगा 2, और ये हो गया q। ओके, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं आता है तो फिर आप सेपरेटली, जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया है कॉमन फैक्टर्स, आप वैसे निकाल के फिर इसको कर सकते हो। ओके, बट ऐसे करो बच्चों, डायरेक्ट हो जाएगा। अब है 7a² + 14a। सबसे पहले नंबर्स में कॉमन निकालो। 7 है, 14 को क्या लिख सकते हो, 7 × 2, तो 7 आपका कॉमन है। a दोनों में आ रहा है, a में लीस्ट पावर कौन सी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर आप बाहर ले लोगे। यहाँ से 7 चला गया, a की पावर में से 2 में से एक पावर बाहर चलेगी तो यहाँ बचेगी a। और यहाँ पे 14 में से 7 चला गया तो यहाँ बचेगा 2, और a की पावर है ही नहीं तो यहाँ पे 1। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे -16z + 20z³। अब इन दोनों में आप यहाँ पे देखो, ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं। ओके, हमेशा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ओके, एचसीएफ निकाल लेना है दोनों नंबर का और वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो 16 और 20 का एचसीएफ होगा 4, जिसको मैं बाहर ले रही हूँ। और नेगेटिव को मैं यही रखूंगी, नेगेटिव का हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों। ओके, अब आप z देखो, यहाँ पे z की पावर है 1 और यहाँ पे z की पावर है 3। ओके, तो जो लीस्ट पावर है ना उसको आपको बाहर लेना है, यानी 1 पावर हम बाहर ले लेंगे। अब पहले तो यहाँ माइनस आएगा। 16 ÷ 4 कितना होता है बच्चों, 4। z हमने बाहर ले लिया तो अंदर कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा प्लस। अब 20 ÷ 4 5। z की 3 पावर में से एक पावर आपने बाहर ले ली है तो अंदर बचेंगी 2 पावर। ओके, तो ये हो गया 4z - 4 + 5z², ये इसका आंसर है। फिफ्थ करते हैं। इसमें से देखो 20 और 30 दोनों 10 से डिविजिबल हैं, तो 10 बाहर ले लो। l की पावर 2 है, l की पावर 1 है, तो जो कम पावर है 1 वो बाहर ले लो। m दोनों में एक ही पावर है तो m बाहर ले लो। a यहाँ पर है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। 20 ÷ 10 होगा बच्चों 2l² में से एक पावर बाहर आ गई है तो l बचेगा। m यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब 30 ÷ 10 यहाँ पे आएगा 3। a हमने यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। l और m हमने कॉमन ले लिया है तो वो यहाँ पे बचेगा ये अभी। ओके, नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट में भी बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 और 15 दोनों 5 से डिविजिबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है तो ले लो। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है तो लीस्ट पावर है x, y की पावर 1, y की पावर 2, लीस्ट पावर है y। ओके, यहाँ से 5 चला गया, 2 पावर में से एक पावर चली गई तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और y की 2 में से एक पावर चलेगी तो y आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास है 10, 15, 20 और ये तीनों ही नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। तो 5 मैंने बाहर ले लिया। ए स्क्वायर इसमें है लेकिन बाकी किसी टर्म में नहीं है, बी स्क्वायर इसमें है किसी और टर्म में नहीं है, और सी स्क्वायर इसमें है किसी और टर्म में नहीं है। ओके, तो इसका मतलब और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, बी स्क्वायर, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, सी स्क्वायर। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों 4 4 4, तीनों में ही 4 है तो हम 4 बाहर ले लेते हैं। ओके, ए भी तीनों में है, लीस्ट पावर 1 है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। बी तीनों में नहीं है, सी तीनों में नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो हम यहाँ पर बच्चों सिर्फ कॉमन देंगे। ओके, अब यहाँ पे बचेगा -4, हमने बाहर ले लिया है, 2 में से एक पावर चली गई है, यहाँ पे एक पावर बचेगी। ओके, 4a बाहर ले लिया है हमने तो यहाँ b बचेगा, यहाँ से हमने 4a ले लिया है तो यहाँ c बचेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे x देखेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लीस्ट पावर कितनी है बच्चों 1, बाहर ले लो। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो y की लीस्ट पावर बाहर ले लो 1। z भी तीनों में है और z की लीस्ट पावर क्या है बच्चों 1, उसको बाहर ले लो। अब लगाओ ब्रैकेट, यहाँ x की 2 पावर में से एक बाहर चली गई है तो x बचेगा, y और z हमने ऑलरेडी 1 1 पावर बाहर ले लिया है। यहाँ से x हमने ले लिया है, यहाँ पे एक y बचेगा, z ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है। यहाँ से x और y हमने ले लिया है, यहाँ पे z बचेगा प्लस z। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि a b c तीनों ही कॉमन नहीं आ रहे हैं। x तीनों में है तो हम एक लीस्ट पावर 1 पावर बाहर ले लेंगे, y भी तीनों में है तो y की लीस्ट पावर 1 बाहर ले लेंगे, z तीनों में नहीं है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे बचेगा a, y हमने ले लिया है, x की एक पावर बचेगी, यहाँ पे बचेगा b और यहाँ पे भी y की एक पावर बचेगी, यहाँ पे बचेगा c और x y हमने ले लिया है, यहाँ बचेगा z। ओके, आगे करते हैं बच्चों फैक्टराइज। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स, तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। ओके, तो अब यहाँ पर आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, तो पहले हम हमेशा फर्स्ट 2 और लास्ट 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पर फिर भी आप लेने से पहले चेक कर सकते हो कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब इन दोनों में से इसमें से हम कॉमन लेंगे और फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे। अभी मैं पहले ब्रैकेट में से कॉमन लूंगी यहाँ से, तो यहाँ पे x, देखो ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है x, तो इन दोनों में x है तो दोनों में से x की जो लीस्ट पावर है वो बाहर आ जाएगी। y दोनों में नहीं है, ओके, तो y बाहर नहीं आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x। यहाँ से एक x बाहर लिया हमने, यहाँ पे अंदर एक x बचेगा और यहाँ पे एक y बचेगा। ओके, इन दोनों में आप देख सकते हो ये दोनों में 8 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, x और y दोनों में नहीं आ रहे हैं, तो आप 8 बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई आपके पास दोनों में आ रहा है, ये फैक्टर हमेशा सेम बनता है बच्चों जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो। अगर ये सेम नहीं बन रहा है तो या तो आप अपनी ग्रुपिंग चेक करो या फिर आप अपना चेक करो, हो सकता है आप गलत कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर x प्लस वाई आप बाहर ले लो, तो फर्स्ट वाले में से x प्लस वाई चला गया तो यहाँ बचा x, सेकेंड वाले में से x प्लस वाई चला गया तो यहाँ बचा +8 और ये है इसका आंसर। ओके, सेकेंड करते हैं बच्चों। अभी मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट 2 में से मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग कर दी और मैंने लास्ट 2 की ग्रुपिंग कर दी। अब 15 और 6 दोनों ही कितने से डिविजिबल है बच्चों, 3 से, और दोनों में ही एक x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और x लेंगे। अब 15 डिवाइडेड बाई 3 होगा 5, x हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ बचेगा y, -3 × 2 6 और x हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है,
सेकंड ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख देंगे बच्चों। अब ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिल चुके हैं तो अब हम 5y माइनस 2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी मैंने पहले दो की ग्रुपिंग कर दी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे माइनस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं माइनस लिखती हूँ और ब्रैकेट लगा देती हूँ तो अब मेरे पास बचता है ay और माइनस by। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया है तो ये माइनस by नहीं होगा, ये प्लस by होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो अभी आप इसका ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ओके, तो आपको सेम मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई माइनस की टर्म है, आप ब्रैकेट लगा रहे हो, तो आपके जो अंदर की जो टर्म होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से हम x कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड वाले ब्रैकेट में से हम y कॉमन ले सकते हैं और अब हमें देखो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम मिल गया है। तो अब हम a प्लस बी बाहर ले लेंगे। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग करती हूँ तो मुझे p और q में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये आपका यहाँ पे भी सेम नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से भी q और p आपका रहेगा और कॉमन नहीं आएगा। तो ग्रुपिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी, या तो मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूँ या फिर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूँ। ओके, तो मैं बच्चों 15pq और 9q की ग्रुपिंग कर रही हूँ और फिर जो बाकी दो टर्म्स बच गई हैं उसकी ग्रुपिंग कर रही हूँ। ओके, अब 15pq और 9q q में से आप 3 15 और 9, ओके, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 और q कॉमन है हमारे पास। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा बच्चों? 5। p हमारे पास कॉमन नहीं है तो p हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे 15 और 25 में कॉमन है 5 तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, और यहाँ पे आएगा 3 और 25 आया तो 5 और ये है p। ओके, अब 5p प्लस 3 है तो मैं सेकेंड वाले को भी 5p प्लस 3 लिख देती हूँ। अब आप 5p प्लस 3 कॉमन ले लो और यहाँ पे आएगा 3q प्लस 5। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। ओके, तो अब मैंने यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो पहला ब्रैकेट हम ऐसे ही लिख देते हैं। सेकेंड वाले ब्रैकेट में से मुझे एक्स वाई कॉमन दिख रहा है तो मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया और ये हो गया 7 माइनस z। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो सेम बनते हैं। ओके, और अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो या तो हमने ग्रुपिंग गलत किया है या फिर हमने कुछ थोड़ा सा गलती किया है। तो यहाँ पे गलती कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सेम नहीं बन रहे हैं तो हम इसको सेम बनाएंगे। अभी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि z माइनस 7 है। ओके, यहाँ पे z पहले है। ओके, मेरे पास है 7 माइनस z। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ओके बच्चों, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ ना तो जो अंदर पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। देखो मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से तो प्लस 7 और नेगेटिव z मिलेगा। और अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी z माइनस 7। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। इस सेकेंड वाले ब्रैकेट में से आप माइनस कॉमन ले लो। ओके, और अब जो ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट वाले को पहले लिख बाद में लिख दो, मतलब z पहले लिख दो और 7 बाद में लिख दो, ऐसे। ओके, तो अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो हमें दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से z माइनस 7 ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके बच्चों, सो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।